नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी, जो विक्रमादित्य की जो कहानियां हैं बेताल 25 की, उसकी 14वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है चोर हंसने से पहले क्यों रोया। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले लास्ट एपिसोड में जो कहानी थी अपराधी कौन, उसका राजा विक्रमादित्य क्या उत्तर देते हैं, पहले उस कहानी का उत्तर बताएंगे, उसके बाद हम आज की कहानी का एपिसोड शुरू करेंगे। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस कहानी में इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सांप अपने शत्रु यानी बाज के बस में था। वह कुछ कर ही नहीं सकता था। बाज ने जानबूझकर खीर में जहर नहीं मिलाया, बल्कि वो तो शांतिपूर्वक अपना खाना खा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सत्कार किया था, उसे भोजन दिया था। जो इन तीनों को दोषी कहेगा वो खुद दोषी माना जाएगा। इस कहानी में अगर कोई अपराधी है तो वो है ब्राह्मण, जिसने बिना विचार करे और सच्चाई को जाने बिना अपनी निर्दोष पत्नी को बेघर कर दिया। बेताल बोला, राजन, आपने इस बार भी बिल्कुल सही जवाब दिया। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर लटक जाता है। राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था 13वीं कहानी का जो अपराधी कौन था शीर्षक, उसका उत्तर। अब हम नई कहानी जो 14वीं कहानी है उसे आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चोर हंसने से पहले क्यों रोया। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर लादकर योकी की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान बेताल फिर से राजा को एक नई कहानी सुनाता है, और शर्त वही होती है, अगर राजा ने मुंह खोला तो वो उड़ जाएगा, और जवाब पता होते भी अगर नहीं जवाब दिया तो राजा की गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। बेताल राजा को अगली कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी राज्य में एक साहूकार भी रहता था। धनी साहूकार का नाम था रत्नदत्त। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी रत्नावती। रत्नावती के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने किसी से भी शादी करने के लिए हाँ नहीं की। इस वजह से उसके पिता जो थे वो काफी परेशान रहते थे। रत्नावती को सिर्फ सुंदर और धनवान नहीं, बल्कि बुद्धिमान और बलवान वर चाहिए था। एक ओर रत्नावती के पिता अपनी बेटी से परेशान थे, दूसरी ओर नगर में चोरी शुरू होने लगी थी, जिस वजह से रत्नदत्त को हर समय यह डर सताता था कि कहीं उसके घर में चोर सारा धन ना लेकर चला जाए। इसी बीच रत्नावती की मुलाकात उस चोर से हो जाती है। रत्नावती को लोगों के घरों से फल तोड़कर खाने में बड़ा आनंद आता था। वह चोर रत्नावती को आम चुराना सिखाता था। वह लड़की उसके बहुत प्रभावित होती थी और रोज उससे मिलने लगती है। वक्त के साथ साथ उसे चोर से प्यार हो जाता है। इधर चोर रोज रत्नावती से मिलने के लिए चोरी के लिए निकल जाता है। उधर अयोध्या में बढ़ती चोरी से परेशान राजा ने सारे मंत्रियों और पहरेदार को डांट लगाते हुए कहा, नगर में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन ना तो कोई पहरेदार उसे पकड़ पा रहा है और ना ही कोई मंत्री उसे पकड़ने की योजना बना पा रहा है। इसके बाद राजा ने खुद चोर को पकड़ने का फैसला लिया। चोर को पकड़ने के लिए राजा रोज रात को नगर में घूमने लगे। एक दिन राजा ने रात में किसी को घर में कूदते हुए देखा। राजा को शक हुआ तो वह भी उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो चोर उन्हें देखकर कहने लगा, अरे, मुझे तो लगता है कि यहाँ मैं ही एक चोर हूँ। तुम भी चोरी के इरादे से यहाँ आए हो। राजा कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद चोर कहता है, तुम भी चोरी के इरादे से आए हो और मैं भी, तो मैं तुमसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक तरह से मेरे मित्र हो।
इसके बाद चोर राजा वीरकेतु को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। चोर का आग्रह सुनकर राजा उसके साथ चले जाते हैं। चोर उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां उसने सारा चोरी का धन छिपा रखा था। राजा वीरकेतु इतना सारा धन और गुफा में मौजूद सुख सुविधाओं को देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद राजा ने चोर से पूछा, तुमने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें चोरी करते हुए डर नहीं लगता? चोर जोर जोर से हंसकर कहता है, राजा की सेना में कोई भी साहसी नहीं है और ना ही वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी अपनी कार्य ईमानदारी से करता तो इतना मुश्किल नहीं होता मुझे पकड़ना। एक चोर की पूरी सेना एक पर भारी पड़ जाता है राजा की पूरी सेना पर। वहां कोई योद्धा ही नहीं है। यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और चोर से युद्ध करके उसे अपना बंदी बना लिया। चोर हैरान रह गया। उसे कुछ देर बाद समझ आया कि इतनी देर से राजा भेष बदलकर उसके साथ थे। राजा वीरकेतु उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना देते हैं। जैसे ही यह इस बात का ऐलान होता है कि चोर पकड़ा गया और उसे फांसी होने वाली है, तो रत्नावती परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि राज्य में जो चोरी कर रहा था वही उसे आम चुराना सिखाता था। परेशान होकर रत्नावती अपने पिता रत्नदत्त से कहती है, पिताजी, जिस व्यक्ति को मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ उसे राजा ने पकड़ लिया है और वो उसे फांसी पर लटकाने वाले हैं। आप कुछ कीजिए। रत्नदत्त को अपनी बेटी की बात समझ ही नहीं आती है। तब वह अपने पिता को चोर और अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। रत्नदत्त अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। जब बेटी नहीं मानती तो वह मजबूर होकर राजा के पास चला जाता है। वह राजा को बताता है कि उसकी बेटी रत्नावती चोर से बहुत प्यार करती है। अगर उसे फांसी हो गई तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। वह व्यापारी अपनी बेटी के खातिर राजा को सोने के सिक्के और चोर द्वारा चुराया गया सारा धन देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते। कुछ ही देर बाद ही राजमहल में रत्नावती पहुंच जाती है। वह भी राजा से आग्रह करती है, लेकिन राजा किसी की भी नहीं सुनते और जल्लाद से चोर को फांसी देने को कह देते हैं। जैसे ही चोर को फांसी होने वाली होती है दोस्तों, वह पहले रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उस चोर को फांसी होते ही लड़की भी अपने प्यार त्यागने की कोशिश करती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। भगवान रत्नावती से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है। तुम्हारे इस प्यार को देखकर हम बहुत खुश हुए। तुम मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। ये सुनकर रत्नावती कहते हैं कि मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है। आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। एक बार फिर आकाशवाणी होती है ऐसा ही होगा, लेकिन तुम कुछ और भी वरदान मांग सकती हो। फिर रत्नावती कहती हैं, मैं उस चोर से बेहद प्यार करती हूँ, अगर हो सके तो उसे जीवित कर दीजिए। रत्नावती के वरदान मांगते ही चोर फिर से जीवित हो जाता है। इधर ये सब देखकर राजा बहुत हैरान हो जाते हैं। उधर चोर जीवित होने के बाद एक बार फिर रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान राजा चोर से कहते हैं, अगर तुम सही रास्ते पर चलने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें राज्य का सेनापति घोषित करने को तैयार हूँ। चोर खुशी खुशी हाँ कर देता है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो जाता है। फिर विक्रमादित्य से पूछता है, हे राजन, यह चोर फांसी चढ़ते समय और जीवित होने के बाद पहले रोया और फिर हंसने लगा, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, इस कहानी का जवाब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। तो इस कहानी को आपको क्या लगता है कि चोर जो है रोने के पहले रोता है फिर हंसने लगता है, ऐसा क्यों है? तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें ये बता सकते हैं और इसका जो राजा विक्रमादित्य उत्तर देते हैं वो हम अपनी नई कहानी यानी कि बेताल 25 की जो 15वीं कहानी होगी उसमें हम आपको सुनाएंगे।
दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है, पहली सीख ये मिलती है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। दूसरी सीख ये है कि जीवन में सही व्यक्ति को चुनने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कही गई कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी, नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।